रियलिटी से थोड़ा दूर मेरी बनाई हुई कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक ऐसी कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वेलकम टू डलुलु श्री ऑफिशियल। पर कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी इमेजिनेशन पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको किस तरह की स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद है। चलिए डूबते हैं आज की इस अनोखी दास्तां में। All content of this video/series Flowerleaf, including its story, script, dialogues, characters, names, locations, visuals, and events, is original and the intellectual property of the YouTube channel Dalulu Shri. All characters, places, and incidents portrayed are entirely fictional, created solely for entertainment purposes. Any resemblance to any real person, living or dead, or to any actual place, organization, or event is purely coincidental and unintentional, and we sincerely apologize for any such resemblance. Any unauthorized copying, reproduction, re-uploading, editing, distribution, or use of this content in whole or in part without prior written permission is strictly prohibited and may result in copyright claims, content takedown, and legal action. Copyright Dalulu Shri, all rights reserved. फ्लावर लीफ भाग 4 शिकारी की बिसात और मासूम डाकिया। शहर के बाजार से अपना सामान और अपनी बीमार दादी की दवाइयां लेकर शिनाजी गांव की मुख्य सड़क पर आ गई थी। वो तेज चलने के कारण हाँफ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह और चमक थी। उसे आज उन शहरी बाबुओं की मदद जो करनी थी। उसने पगडंडी के किनारे अपनी पुरानी खड़खड़ाती साइकिल को एक पेड़ के सहारे टिकाया और इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में धूल उड़ाते हुए वे चारों अजनबी वहां पहुंचे, शेटो, बुबाल, वोकी और आनव। उनके कंधों पर भारी बैग लदे थे और उनके चेहरों पर एक ऐसी गंभीरता थी जो पहाड़ों की शांति को भी भारी कर रही थी। जैसे ही वे करीब आए, शिनाजी चहकते हुए खिलखिलाकर बोली, अरे आ गए आप लोग, मैं तो कब से राह देख रही थी। बताइए साहब, अब कहाँ जाना है पहाड़ पर? वोकी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ नक्शे की ओर इशारा किया और बहुत ही नरमी से बोला, शिनाजी, हमें पूर्वी पहाड़ी की तरफ जाना है। हमने सुना है कि वहाँ से पूरे इलाके का नज़ारा बहुत शानदार दिखता है। क्या तुम हमें वहाँ ले जा सकती हो? शिनाजी का चेहरा पल भर के लिए सोच में पड़ गया। पूर्वी पहाड़ी? साहब, मेरा घर तो यहाँ से दूसरी दिशा में है और वो रास्ता बहुत सुनसान और मुश्किल भी है। फिर उसने वोकी के उस मासूम दिखने वाले चेहरे को देखा और झेपते हुए अपनी झिझक मिटा दी। पर कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ नए हैं, अकेले जाएंगे तो रास्ता भटक जाएंगे। चलिए, मैं आप सबको पूर्वी पहाड़ी तक छोड़ आती हूँ। बाजार की वो शोर शराबे वाली दुनिया अब बहुत पीछे छूट चुकी थी। अब शुरू हो गई थी पहाड़ों की गोद में बसी वो सनकरी और पथरीली पगडंडी जो सीधे जंगल की अंधेरी गहराई की ओर जाती थी। सूरज की किरणें अब पेड़ों की घनी टहनियों से छनकर नीचे आ रही थी, जिससे जमीन पर रोशनी और छांव का एक अजीब सा जाल बिछा हुआ था। शिनाजी अपनी साइकिल के साथ सबसे आगे चल रही थी और उसके पैरों की रफ्तार में एक अलग ही तेजी थी। वो बार बार पीछे मुड़कर उन अजनबियों को देखती और फिर खुद ही मुस्कुरा देती। उसके लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं थे, क्योंकि पूरे गांव में उसे कोई इतना भाव नहीं देता था और यहाँ शहर के ये रईस लोग उसे अपना मार्गदर्शक मान रहे थे। करीब 200 मीटर पीछे एक पुरानी पानी की टंकी की आड़ में खड़ा लाल शर्ट वाला जासूस अपनी दूरबीन से उनकी हर हरकत को देख रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी फुर्ती थी। उसने अपनी जैकेट की जेब से एक छोटा वॉकी टॉकी निकाला और बेहद धीमी आवाज में फुसफुसाया, वे गांव की सीमा छोड़ चुके हैं। साथ में वही गांव की लड़की है। पक्के टूरिस्ट लग रहे हैं, सामान कम है पर जोश ज्यादा। जासूस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किन लोगों का पीछा कर रहा है। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ झाड़ियों के पीछे से उनका पीछा करना जारी रखा। पहाड़ों की चढ़ाई अब और ज्यादा खड़ी और पथरीली हो गई थी। वोकी, जो असल में बिजली जैसा फुर्तीला था, अब जानबूझकर बहुत जोर जोर से सांसें लेने का नाटक कर रहा था। शिनाजी, तुम इतनी भारी साइकिल लेकर इन पहाड़ों पर कैसे चढ़ लेती हो? हमारे तो शहर में जिम जाकर भी पसीने छूट जाते हैं। वोकी ने पसीना पोंछते हुए बेचारगी से कहा। शिनाजी उसकी यह हालत देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने खिलखिलाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ साहब, हमारे लिए तो ये पहाड़ ही जिम है। आप शहर के लोग सच में बहुत नाजुक होते हैं। वोकी के चेहरे पर एक बनावटी शर्मिंदगी आई, लेकिन उसकी आंखों के कोने में एक ऐसी चमक थी जो बता रही थी कि उसका शिकार पूरी तरह उसके जाल में है। उधर सबसे पीछे चल रहे शेटो और बुबाल के बीच एक मौन संवाद चल रहा था। बुबाल की तेज नजरें हर झाड़ी और हर पत्थर को ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी हमले का इंतजार कर रहा हो। उसने शेटो के कान के पास झुककर बहुत धीरे से पूछा, शेटो, क्या इस लड़की पर इतना भरोसा करना ठीक है? यह जरूरत से ज्यादा बोलती है। शेटो ने कोई तुरंत जवाब नहीं दिया।
उसने बस अपनी जैकेट के कॉलर को ठीक किया और अपनी पैनी निगाहें शिनाजी की साइकिल की टोकरी पर टिका दी। शेटो के मन में एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। वो देख रहा था कि शिनाजी एक मासूम जरिया है जिसे वे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उसने बुबाल से धीमी आवाज में कहा, बातचीत जारी रहने दो बुबाल। इसकी बातों का शोर ही उस जासूस को गुमराह कर रहा है। तभी रास्ते में एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ आया, जिसके पास से एक छोटा सा झरना कल कल करता हुआ बह रहा था। शिनाजी ने साइकिल रोक दी और हाँफते हुए कहा, चलो यहाँ थोड़ा आराम करते हैं। उसने अपनी टोकरी से एक पुराना कपड़ा निकाला और उन रहस्यमयी पार्सलों को छिपाने की कोशिश की। वोकी ने मौका देखा और शेटो को एक सूक्ष्म इशारा किया। वोकी ने अचानक ऊपर की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, ओह, वो देखो, ऊपर चील का घोंसला है क्या? शिनाजी और बाकी सबका ध्यान पल भर के लिए ऊपर की ओर गया। ठीक उसी पल शेटो, जो शिनाजी के बिल्कुल बगल में खड़ा था, उसने अपनी जैकेट की ओट में हाथ छिपाया और बिजली की फुर्ती दिखाई। उसने बड़ी सफाई से शिनाजी की टोकरी से वो सीलबंद कोडेड पैकेट निकाल लिया और अपनी गुप्त जेब में सरका दिया। ये सब इतनी सफाई से हुआ कि शिनाजी को भनक तक नहीं लगी। थोड़ी देर झरने के पास आराम करने के बाद वे फिर से आगे बढ़े। अब शेटो समूह के सबसे आगे चल रहा था। चलते चलते ही उसने अपनी जेब के अंदर उस पैकेट को खोला। अंदर एक छोटा मुड़ा हुआ कागज था जिस पर एक जटिल कोड बना था। संदेश के कोने में एक छोटी फूल की पत्ती, फ्लावर लीफ, बनी हुई थी। शेटो के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यह उनके अपने ही किसी गुप्त गुट का कोड था। शेटो ने रेडियो पर बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए अपनी टीम को संदेश दिया, बुबाल, आनव, संदेश हमारे पास है। ये बहुत गंभीर मामला है। हम सही जगह पर पहुंच रहे हैं। अब इस लड़की को सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि दुश्मन को पता चलते ही वे सबसे पहले इसी पर हमला करेंगे। बुबाल ने रेडियो पर जवाब दिया, मैं पीछे उस वॉचर पर नजर रखे हुए हूँ। वो अभी भी दूरी बनाए हुए है। आनव ने भी सतर्क किया, वो कि शिनाजी को व्यस्त रखो। उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि उसकी टोकरी से कुछ गायब हुआ है। वोकी ने तुरंत शिनाजी से फिर से मजाक करना शुरू कर दिया, शिनाजी, यहाँ रात को डरावनी आवाजें भी आती हैं क्या? मैं तो सच में बहुत डरपोक हूँ। शिनाजी हंसने लगी, अरे साहब, आप तो बच्चों की तरह डरते हैं। मैं हूँ न आपके साथ, डरो मत। पीछे झाड़ियों में छिपा वो लाल शर्ट वाला जासूस अभी भी उनका पीछा कर रहा था। उसे लग रहा था कि ये केवल बेवकूफ पर्यटक हैं जो एक गांव की लड़की के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बेशकीमती पैकेट के लिए उसका सिंडिकेट किसी की भी जान ले सकता है, वो अब शेटो की जेब में है। मिशन का अगला चरण शुरू हो चुका था। पूर्वी पहाड़ी की चोटी अब सामने दिखाई दे रही थी और उसके पीछे छिपा था वो खूनी राज, जिसके लिए फ्लावर लीफ टीम अपनी जान की बाजी लगाने वाली थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आने वाला है। क्या होगा इस अनोखी दास्तां का अगला हिस्सा? जानने के लिए डेलुलुशी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। अगर आज का किस्सा दिल को छू गया हो तो शेयर जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए मेरी दुनिया में खोए रहिए।